हेलो स्टूडेंट, बच्चों गुड मॉर्निंग। कल बच्चों मैं विकास के बारे में आपको बता रहा था। विकास का तात्पर्य मैंने कल भी बताया था आपको कि एक का विकास और दूसरे का विनाश हो सकता है। कैसे? जैसे नर्मदा नदी का मैंने एग्जाम्पल बताया था कि नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम बनाया गया गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके लिए विस्थापित हो गई, यानी कि वो वहाँ से चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि उनके लिए आवास की समस्या पैदा हो गई, तो उनके लिए तो विनाश हो गया। और विकास इनके लिए हो गया जो उनसे जो डैम के माध्यम से जो पानी का उपयोग करेंगे या बिजली का ऊर्जा के संसाधन का प्रयोग करेंगे, तो ये उनके लिए क्या हो गया? विकास हो गया। तो आज हम राष्ट्रीय विकास के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो बच्चों की जैसा कि हमने पहले देख चुका कि लोगों का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है, इनके विकास से संबंधित ये सब अलग अलग संभावनाएं होती है। तो संभव है कि कक्षा के अंदर भी विभिन्न विभिन्न विद्यार्थियों का उपयोग, तो हम जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से हम देखते हैं, तो उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं निश्चित नहीं हो पाएंगे कि यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि देश के विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है या उनके लिए क्या क्या आवश्यक है देश के विकास के लिए। तो इन सभी प्रभावी तत्वों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप पूछ सकते हो कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो तो फिर देश को विकास और कुछ अविकसित देश कैसे कह सकते हैं हम। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनके पास विकसित और अविकसित की वो मैंने उसको आपकी विकसित और अविकसित की जो डिफरेंट था वो बताया था कि जिनके पास संसाधनों का विकास, जिनके पास अपने संसाधन हैं, संसाधन का विकास हो चुका ऑलरेडी, तो विकसित कंट्री आएंगे, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रशिया, ये सब कंट्री। जिनके पास अपने संसाधन, जिनकी रिसोर्स संसाधन नहीं है, अपने संसाधन हैं लेकिन विकसित नहीं है, वो दूसरों के ऊपर आश्रित हैं। तो जैसे भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार इत्यादि, तो ये कंट्री क्या आते हैं? विकासशील कंट्री की दौड़ में आते हैं या अविकसित कंट्री हम इनको कहेंगे। तो सामान्यतः हम व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण विशिष्टताओं की ओर लेकर इनके आधार की तुलना करते हैं, लेकिन तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके लिए हम विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम यही बात हम विकास के ऊपर भी लागू करते हैं। कैसे? कि देश की तुलना करने के लिए आपकी आय सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जिन देशों की आय अधिक होगी उन्हें काम वाले देशों की में विकास के दौर पर समझा जाता है। और अधिक विकास का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का होना, और जो लोगों की पसंद भी होती है, जो लोगों की पास भी होती है, तो उन सभी वस्तुओं का अधिक आय के रूप में प्रदान करना। इसलिए ज़्यादा आप अपने आप को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में समझते हैं। अब एक देश की आय क्या है और किस प्रकार से निर्धारित करती है, तो वहाँ के संसाधनों के ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय के ऊपर डिपेंड करती है, और यही किसी देश की जीडीपी निर्धारित करती है, यानी कि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद भी निर्धारित करती है जनसंख्या के। तो इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो देश की कुल आय की जनसंख्या से भाग देकर उसको कुल औसत के अंदर हम कुल प्रति व्यक्ति आय भी निकाल सकते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2012 के अनुसार विभिन्न देशों के वर्गीकरण का मापदंड का प्रयोग करने के लिए ये देश 2010 में प्रति व्यक्ति आय $, के आधार पर मापी गई थी। तो उसके लिए अलग अलग परिकल्पना है, लेकिन समय के आधार पर आज हम धीरे धीरे इन चीज़ों को हम बदलते चले जाते हैं, यानी कि ये धीरे धीरे समय के आधार पर ये धीरे धीरे बदल गई। तो आज हम आय का जो मापदंड है, वो आय का मापदंड है वो अलग अलग तय करते हैं। जब हम व्यक्तिगत आंकड़े या लक्ष्यों की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि केवल बेहतर आय वाले के बारे में हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो उनमें हम समझेंगे कि सुरक्षा या दूसरे देशों की समानता, व्यापार, आज़ादी, ये सारी चीज़ें हम जब इनकी बारे में बातचीत करते हैं तो किसी देश की आय को हम प्रभावित करते हैं। या राज्यों की बात करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, केरल, बिहार इत्यादि में प्रति व्यक्ति आय, जैसे पंजाब में प्रति व्यक्ति आय है 2010 का आंकड़ा है मेरे पास कुछ, तो उसके अंदर 60,343 प्रति व्यक्ति आय, केरल की 59,000, बिहार की 16,000। तो प्रति व्यक्ति आय में जैसे
ये सबसे कम है। तो ये किसी देश की आय को मापने के लिए भी ये महत्वपूर्ण मापदंड निर्धारित करता है। ये विशेषताएं क्या हो सकती है और इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के माध्यम से भी या तालिका के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो ये किसी देश की आय या उसके मापदंड के महत्वपूर्ण अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। इन्हीं के पीछे हमारी कुछ जो विभिन्न संभावनाएं हैं वो भी दर्ज करती है। तो क्या तालिका क्या बताती है कि तालिका के अंदर प्रति व्यक्ति आय हमें किस प्रकार से निर्धारित करती है। मेरे पास एक आंकड़ा है, उसके अंदर आप देख सकते हो मेरे पास बुक्स के अंदर। तो इसके अंदर एक आंकड़ा है, तो ये भी आप मतलब कि इस आंकड़े के माध्यम से आप ये स्क्रीनशॉट मार के और इसके अंदर आप ये नोट कर सकते हो कि किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसे कैसे निर्धारित की गई है, कैसे कैसे, या किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो किस प्रकार से निर्धारित करती गई है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। सार्वजनिक सुविधाएं, तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है? जो पब्लिक को, जो सभी के लिए जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि पंजाब की औसत व्यक्ति आय केरल की औसत व्यक्ति आय से अधिक है, इसलिए पंजाब समृद्ध है। और यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपये वे सब वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकता है जो एक बेहतर जीवन के लिए उपयुक्त है, लेकिन हमें भौतिक वस्तुएं तथा नागरिकों के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान करना भी पड़ता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका जो द्रव्यमान है या आपका जो आंकड़ा है उसके लिए प्रयुक्त मुक्त वातावरण, संसाधन, इनके आधार पर डिपेंड करता है। तो वास्तव में जीवन में बहुत सी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे अच्छा होगा कि उनके सबसे अच्छे तरीके से उनका सदुपयोग करने का जो तरीका है, यानी कि हम किन तरीकों के माध्यम से हम उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं जो हमारे पास हैं। इनकी संसाधनों का प्रयोग करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि सभी के संसाधनों के जो तरीके हैं वो बिल्कुल डिफरेंट या अलग अलग हो सकते हैं। तो वास्तव में जीवन में बहुत सी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो एक अच्छे संसाधन के रूप में या अच्छे संसाधन की किस प्रकार से उसकी भागीदारी दर्ज करती है वो हमारी भूमिका के ऊपर निभाती है, यानी कि हमारी भूमिका पर हमें बताता है। अब मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर भी हम ये चीज़ मैं एक तालिका आपको बताता हूँ, उसके आधार पर मैं फिर आपको अध्ययन करना, आपको उसको पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। हम ये 4 देशों के आंकड़े ले लेते हैं। देखिए अब मैं इनमें प्रति व्यक्ति के मतलब कि इन देशों के ये 2011 के आंकड़े हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कंट्री हो गई, ये देश हो गए। यहाँ पर हम ये तालिका एक तैयार की है, इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में या प्रति व्यक्ति आय डॉलर में, पहला में डॉलर में, दूसरे में हमने लिया कि अनुमानित आयु यानी कि संभावित आयु, और तीसरे में ले लिया हमने साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोग, साक्षरता दर, और चौथे में ले लिया मैंने HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर। तो देखो श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है जो 2011 के अंदर थी, प्रति व्यक्ति आय वो थी 4,943, भारत की थी 3,468, आपकी पाकिस्तान की थी 2,250, नेपाल की थी 1,160। तो हम यदि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो सबसे अग्रणी राष्ट्र कौन सा रहा? हमारा श्रीलंका रहा, यानी कि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक। अब हम दूसरी चीज़ पर जन्म प्रत्याशा के आधार पर यहाँ पर 74.9 वर्ष इनकी संभावित आयु, एक व्यक्ति की संभावित आयु।
हिंदुस्तान के अंदर 65.4 यानी कि 65 वर्ष और 4 महीने लगभग। पाकिस्तान की 65.4 ये लगभग इंडिया के बराबर ही। और नेपाल की 68.8। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि श्रीलंका फिर दोबारा यानी कि जो संभावित आयु है यानी कि उनकी स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे तो फिर भी हमसे सभी कंट्रियों से इसमें भी आगे है। अब साक्षरता दर यहाँ पर 90% से अधिक है लोग साक्षर। यहाँ पर 2011 के अंदर 62.8 था, 55 है पाकिस्तान के अंदर। हम बात करते हैं नेपाल की तो यहाँ पर 59.9%। तो इसमें भी श्रीलंका यानी कि हर चीज़ के अंदर आगे है, यानी कि जीवन प्रत्याशा साक्षरता दर के अंदर भी सबसे आगे है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक के अंदर श्रीलंका 97 के ऊपर है, इंडिया 134 पे है, पाकिस्तान 149 पर और नेपाल 157 पर। तो इसके अंदर भी श्रीलंका मानव विकास सूचकांक में बहुत आगे है हमसे। तो ऑल ओवर यदि हम देखें तो श्रीलंका की जो मतलब कि जो प्रत्याशा है या हर क्षेत्र के अंदर आगे है। तो इससे ये मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के आधार पर 2011 की रिपोर्ट के आधार पर हम ये मानेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर आगे है। उसके बाद इंडिया, फिर पाकिस्तान, नेपाल, इस कॉमन अलग अलग चीज़ों के अंदर सामान्य रूप से। तो हम बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे तो श्रीलंका छोटा सा कंट्री होते हुए भी यह हम इनके संसाधनों में इतना विकास न होते हुए भी ये कहीं हमसे कहीं अग्रणी राष्ट्र यानी कि भूमिका को निभाता है, यानी कि हमसे कहीं आगे राष्ट्रों में से एक आता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर तो क्या है, ये आश्चर्य वाली रिपोर्ट है कि हमारे एक पड़ोसी देश है, एक छोटा सा देश श्रीलंका है, जिसका भारत से हर संसाधन में आगे नहीं है, यानी कि भारत से आगे नहीं है, लेकिन वो फिर भी हर चीज़ के अंदर यानी कि मानव विकास सूचकांक या हर आंकड़ों के अंदर हम नज़र डालें तो वह कहीं भारत से कहीं अग्रणी राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही दर्शाता है कि किसी देश के विकास के अंदर वहाँ के उनके संसाधनों का क्या योगदान है। तो ये संसाधनों के बारे में बात आता है। अब हमारा इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है विकास की धारणीयता के बारे में। विकास की धारणीयता का तात्पर्य होता है कि हम विकास को कार्य करें, लेकिन विकास का कार्य तो करें, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाकर, यानी कि ये आती है विकास की धारणीयता, यानी कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचाई। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर हम विकास को जिस तरह से प्रभावित करते हैं, मान लीजिए हम अपना विकास कर रहे हैं लेकिन प्रकृति को तो हार्मफुल कर रहे हैं, तो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाकर हम ऐसे संसाधनों का यानी कि नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें, जो एक बार जिन संसाधनों का प्रयोग कर लें दोबारा उन संसाधनों का प्रयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इन संसाधनों का प्रयोग करें, यानी कि प्रकृति को भी नुकसान न पहुंचाए और ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जो हमारी नेचर को हार्मफुल न करे, हमारी प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। हम दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका दुरुपयोग कर, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये निश्चित रूप से एक दिन खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद फिर क्या बचेगा, हमारे पास कुछ संसाधन नहीं है। जब संसाधन नहीं मिलेंगे तो फिर हम क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूरन किसी दूसरी चीज़ के ऊपर तो अल्टरनेट होना, तो उस अल्टरनेट का हम आज से अपना क्यों नहीं विकास करें। तो इस विकास के लिए भी हम संसाधनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये विकास की धारणीयता का चैप्टर मैंने समझाया था। कोई डाउट्स हो तो बच्चों पूछ लेना। अभी ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसके कल मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगा, वो क्वेश्चन आंसर सभी आपने फेयर में करने हैं। थैंक यू।